हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद राधा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द टीचिंग एग्ज़ाम्स, जैसे कि KVS और DSSB में टीचिंग मेथडोलॉजी आती है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सीटेट और स्टेट TTs में तो आपको पता ही है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इस चीज़ को समझने से पहले हम समझेंगे कि मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है और इवैल्यूएशन क्या है, और इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है और हम कैसे कंडक्ट करते हैं। स्कूल्स में जो भी रेगुलर असेसमेंट्स होते हैं, रेगुलर बच्चों का जो इवैल्यूएशन होता है, वो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ही होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है और इवैल्यूएशन क्या है। तो मेजरमेंट आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटिटेटिवली अगर आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सपोज़ आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, तो आप इसको सिंपल मेजर कर सकते हैं, सिंपली आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो इट सिंपली मीन्स डिटरमाइनिंग द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्किल और नॉलेज। तो किसी भी चीज़ को मेजर करना, किसी भी चीज़ को मापना उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। वी यूज़ कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन द फिजिकल वर्ल्ड टू मेजर, such as tape measures, scales and meters. These measurement tools are held to standards and can be used to obtain reliable results. तो ये जो measurement tools हम यूज़ करते हैं, जो भी टेप मेजर्स हैं, अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो टूल्स होते हैं, मेजरमेंट टूल्स होते हैं। तो ये जो टूल्स होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और इसीलिए उनसे जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो रिलायबल रिज़ल्ट होता है। When used properly, they accurately gather data for educators and administrators. तो एजुकेशन में हम जो भी बच्चों की स्किल है या नॉलेज है, उसको हम मेजर कर रहे हैं और मेजरिंग टूल से हम मेजर करते हैं, और इससे हमें क्या होता है कि डेटा मिल जाता है, हमें डेटा मिल जाता है, एजुकेटर्स को डेटा मिल जाता है, और उससे फिर बाद में हम क्या करेंगे, मेजरमेंट के बाद जो हमें डेटा मिलेगा उसके बाद हम क्या करने वाले हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो some standard measurements in education are raw scores, percentile ranks and standard scores. तो जो भी scores आते हैं, percentiles आते हैं, marks आते हैं, तो उसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हम measure कर रहे हैं, बच्चों की skill या knowledge को हम measure कर रहे हैं। तो ये होता है measurement in education. Assessment क्या है? One of the primary measurement tools in education is the assessment. तो measurement tool है, एक primary measurement tool है assessment. Teachers gather information by giving tests, conducting interviews and monitoring behavior. टीचर्स का काम है बच्चों की नॉलेज को, स्किल को मेजर करना, उनसे जो भी स्कोर्स आ रहे हैं वो कलेक्ट करना, और ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी बच्चों का स्कोर जो भी हम कर ले रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम कैसे लेते हैं, उनको टेस्ट देकर, उनका टेस्ट लेते हैं, उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं या उनके बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं। तो इस तरह से टीचर्स जो हैं इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। The assessment should be carefully prepared and administered to ensure its reliability and validity.
तो असेसमेंट को जो भी हम उनका टेस्ट ले रहे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि हमें रॉ स्कोर्स मिले, और ये करने के लिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जो भी असेसमेंट हम बना रहे हैं वो केयरफुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जो भी हम टेस्ट बना रहे हैं वो ढंग से बनाया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको कैसे करवा रहे हैं, टेस्ट कैसे ले रहे हैं, इंटरव्यू में हम क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं, उनका फॉर्मेशन कैसा है, ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती हैं, ताकि जो भी टेस्ट हम ले रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी रहे, वैलिडिटी रहे। In other words, an assessment must provide consistent results and it must measure what it claims to measure. अब टेस्ट जो भी हम करवा रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। जो भी हम टेस्ट करवा रहे हैं, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी मतलब क्या है कि असेसमेंट जो है वो एक हमें कंसिस्टेंट रिज़ल्ट मिलना चाहिए उससे। और कंसिस्टेंट रिज़ल्ट्स मतलब अगर हम कुछ बच्चों पर, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पर कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो वो जो स्कोर आ रहा है वो भी जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे, तो वही स्कोर आना चाहिए। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि टेस्ट जो है वो रिलायबल होना चाहिए, यानी कि इट मस्ट प्रोवाइड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। एंड वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी मीन्स द टेस्ट मस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। जो भी हमें टेस्ट करना है, सपोज़ अगर हमें कोई पर्टिकुलर बिहेवियर बच्चों का टेस्ट करना है, तो जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो वही बिहेवियर को चेक करें। ऐसा ना हो कि हम टेस्ट ले रहे हैं फ़ोटोसिंथेसिस का, हमें चेक करना है कि बच्चों को फ़ोटोसिंथेसिस समझ आया या नहीं, वो चेक करना है, और हम क्वेश्चंस ले रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से, तो ये जो टेस्ट होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो जब हमारा टेस्ट रिलायबल होता है और वैलिड होता है तो असेसमेंट अच्छा होता है, असेसमेंट ढंग से होता है, एंड दैट विल बी प्रॉपर असेसमेंट। तो असेसमेंट को प्रिपेयर करना, केयरफुली प्रिपेयर करना इम्पॉर्टेंट है, और एडमिनिस्टर करना और ये देखना कि टेस्ट जो है रिलायबल हो और वैलिड हो। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं फॉर असेसमेंट। अब इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन इज़ creating valid and reliable assessments is critical to accurately measuring educational data। तो ये हमने देख लिया कि असेसमेंट जो है वो वैलिड भी होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए, ताकि हमें जो भी एजुकेशनल डेटा मिले, जो भी हमें मेजर करना है वो एक्यूरेट हो, करेक्ट हो। Evaluating the information gathered, however, is equally important to the effective use of the information for instruction। तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, जो भी हमने इकट्ठी की, गैदर की इंफॉर्मेशन, उसको इवैल्यूएट भी करना ज़रूरी है, और इसी से हम उस इंफॉर्मेशन का इफ़ेक्टिव यूज़ कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन में। जो भी हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, अगर हमें इवैल्यूएट नहीं करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, तो हम कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा बच्चे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। इन एजुकेशन, evaluation is the process of using measurements gathered in the assessments। तो यहाँ पर evaluation में it is a process of using measurements। यहाँ पर हम measurements को यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे पास information gather हुई, information आई assessments के बाद। Teachers use this information to judge the relationship between what was intended by the instruction and what was learned। तो ये जो evaluation के बाद जो भी हमारे पास information आई,
वो यूज़फुल है कैसे? टीचर्स के लिए। टीचर्स जो हैं वो जज कर पाते हैं कि जब वो पढ़ा रहे थे उनका इंटेंशन क्या था, कि बच्चे क्या समझ रहे हैं, और एक्चुअली बच्चों ने कितना समझा, किस लेवल तक समझा। तो इवैल्यूएशन के बाद टीचर जज कर पाते हैं बच्चों की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। They evaluate the information gathered to determine what students know and understand, how far they have progressed, and how fast and how their scores and progress compared to those of other students. So compare भी कर सकते हैं progress को एक दूसरे से, बच्चों को आपस में उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं, उनके स्कोर्स कंपेयर कर सकते हैं, और वो पहले से कितना बेहतर हुए वो हम चेक कर सकते हैं, कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया पिछली जो भी उनकी इवैल्यूएशन थी उससे। इस तरह से हम इवैल्यूएशन का यूज़ टीचिंग में करते हैं, एजुकेशन सिस्टम में करते हैं। मेजर, सबसे पहले हमारे पास मेजरिंग टूल्स होते हैं, उससे हम मेजर करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद असेसमेंट होता है, और असेसमेंट जो है टेस्ट कैसे हम दे रहे हैं बच्चों को, वो हमें स्कोर देता है, और वही है मेजरमेंट। जो भी हमारे पास स्कोर्स आ रहे हैं वो मेजरमेंट है, और असेसमेंट जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं, क्या चीज़ हमें मेजर करनी है बच्चों में, कौन सा बिहेवियर मेजर करना है, किस लेवल तक की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हमें मेजर करना है, कौन सी डोमेन को मेजर करना है, जैसे कि कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है, कौन सी डोमेन हमें मेजर करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम असेसमेंट जब लेते हैं, टेस्ट जब बनाते हैं, उसमें ध्यान रखते हैं। फिर मेजरमेंट के बाद मेजर कर लिया, टेस्ट दे दिया, स्कोर्स आ गए, तो वो हो गया मेजरमेंट। फिर फाइनली हम इवैल्यूएट करते हैं कि फाइनल जजमेंट क्या है, बच्चे ने कितना समझा, हमने क्या पढ़ाया था, और कहाँ पर हमारा जो इंस्ट्रक्शन था, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिया था वो उसमें कहाँ कमी आ गई। तो हम एज अ टीचर खुद को भी इवैल्यूएट करते हैं और स्टूडेंट्स को भी इवैल्यूएट करते हैं। सो टेस्ट इज़ टू मेजर skill or knowledge. Then what we take out from that test is the measurement, the data in numerical value, and then documentation, which is assessment, and final is the evaluation, which is the measure of the teaching learning process. So ये एक डायग्राम है जिससे आप बता सकते हैं कि इन चीज़ों में मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। नाउ द फाइनल थिंग, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका शॉर्ट टर्म है CCE। CCE इज़ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये टर्म पूरा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आपको ये टर्म ही चेंज कर देंगे या ये टर्म चेंज कर देंगे। अगर आपको करेक्ट नहीं पता होगा कि CCE का फुल फॉर्म क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को हम CCE बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया इन 2009। तो 2009 में जो RTE एक्ट आया था उसमें कंपल्सरीली CCE को बोला था कि इसको ही अप्लाई करना है एजुकेशन में, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। द अप्रोच to assessment was introduced by the state governments in India as well as by the Central Board of Secondary Education in India for students of 6 to 10 grades। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से कहाँ तक क्लासेस तक होता है, 6 to 10 ग्रेड्स तक, और कहीं 12th क्लास में भी होता है। तो ये मैंडेट किया था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। अब कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो कंटिन्यूस क्यों बोला गया है, इस तरह के इवैल्यूएशन को कंटिन्यूस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये लगातार हो रहा है।
कंटिन्यूटी है इसमें, इट रेफर्स टू कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी। रेगुलर हो रहा है, कुछ टाइम इंटरवल पे हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो इट रेफर्स टू कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट ड्यूरिंग द होल सेशन। तो पूरे सेशन में होता रहता है, जो भी क्विजेज होते हैं, टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, तो कंटिन्यूसली बच्चे का इवैल्यूएशन होता रहता है। और इसीलिए हम जो भी अभी का इवैल्यूएशन सिस्टम है वो CCE है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कंटिन्यूटी है, रेगुलरिटी है असेसमेंट में, और ये ऐसा नहीं है कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के लिए, ये पूरे सेशन में होता रहता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट एंड टर्मिनल टेस्ट कैन मेक द इवैल्यूएशन रेगुलर। तो क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, टर्मिनल टेस्ट होते हैं, इसकी वजह से रेगुलरिटी मेंटेन रहती है। द टेस्ट मे बी फॉलोड बाय द डायग्नोसिस ऑफ द डिफ़िकल्ट एरियाज ऑफ लर्नर्स एंड रेमेडियल मेजर्स टू करेक्ट देम। तो ऐसा नहीं है कि खाली इवैल्यूएशन हो रहा है, खाली टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट के बाद डायग्नोसिस भी होता है कि कहाँ पर लैकिंग एरियाज़ कहाँ पर है, बच्चा कहाँ पर कमी आ रही है, बच्चे के अंदर क्या चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही है। तो जहाँ भी डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस के बाद पता चलता है टीचर को कि बच्चा ये चीज़, और ये इंडिविजुअल भी किया जाता है, हर बच्चे का जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो टीचर अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करके, स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करके वो जो कमी आ रही है उसको पूरा करते हैं, और रेमेडियल मेजर्स हम उसी को बोलते हैं। अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करके बच्चों के अंदर वो कमी ना रह जाए, वो उसको करेक्ट करते हैं। रीटेस्टिंग एंड गेटिंग फीडबैक में हेल्प द टीचर्स फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन। तो सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाता है टीचर्स का कि कौन से इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स हैं, कौन सी इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे बच्चों को मैक्सिमम समझ आएगा। तो रीटेस्टिंग होती है, फिर फीडबैक भी लिया जाता है बच्चों से, इससे उनका भी सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाता है। तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में कंटिन्यूस का मतलब यही है। अब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? It refers to the areas of assessment which includes both scholastic and co-scholastic aspects of pupils' growth, helping the all-round development of the child. अब यहाँ पर दो टर्म्स आ गए, स्कॉलिस्टिक एंड को-स्कॉलिस्टिक। तो को-स्कॉलिस्टिक मीन्स कि जो भी हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं स्कूल्स में, सपोज़ डिबेट है या डांस कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है, ये को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं। और स्कॉलिस्टिक में जो भी एकेडमिक से रिलेटेड है, जो भी रेगुलर स्टडीज़ होती हैं, वो स्कॉलिस्टिक एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कंप्लीट डेवलपमेंट पे हम ध्यान दे रहे हैं बच्चे के, और कंप्लीट डेवलपमेंट तभी होता है जब हम एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक एरियाज़ पर भी ध्यान देते हैं। इस तरह से बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है उसका असेसमेंट करना भी ज़रूरी है, इसलिए हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। कंटिन्यूस हमने समझ लिया, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऑल राउंड डेवलपमेंट हमें बच्चे का कराना है, तो सारे एस्पेक्ट्स का भी असेसमेंट करना ज़रूरी है। Scholastic aspect include curricular area or subject specific areas, and co-scholastic aspects include life skills, co-curricular activities, attitudes and values. अब यहाँ पर डिफरेंस हम देखते हैं स्कॉलिस्टिक एंड को-स्कॉलिस्टिक में क्या है। स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स इंक्लूड करिकुलर एरिया और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज। जो भी एकेडमिक्स में पढ़ाना, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कुछ होता है वो स्कॉलिस्टिक में होता है। को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट इंक्लूड लाइफ स्किल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। कॉग्निटिव ग्रोथ इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज आर कवर। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर यहाँ हम देखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को समझना, एकेडमिक एरिया को यहाँ हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट को समझना, तो ये कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन का हम स्कॉलिस्टिक में इंक्लूड करते हैं।
को स्कॉलिस्टिक में हम अफेक्टिव और साइकोमोटर एरियाज़ को कवर करते हैं। द स्कॉलिस्टिक एरियाज़ आर मेंट फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इंटेलिजेंस को हम चेक करते हैं। स्कॉलिस्टिक एरियाज़ मीन्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को हम बोल रहे हैं। को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ आर रिक्वायर्ड टू डेवलप फिजिकल ग्रोथ, development of social personal qualities, interest, attitudes and values. The scholastic areas can be tested through written and oral test. जो भी written और oral test होते हैं वो scholastic areas में आते हैं. Co-scholastic areas can be assessed basically through observation and similar techniques. तो ये आपको difference पता चल गया scholastic and co-scholastic क्या होता है. अब हम देखते हैं, हमने डिफरेंसेस देख लिया है असेसमेंट, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में डिफरेंसेस क्या हैं. अब डिफरेंसेस के साथ साथ कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में. असेसमेंट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड यूजिंग एम्पेरिकल डेटा टू मेजर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स. तो असेसमेंट क्या है, एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास प्रूफ्स हैं कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है टेस्ट में, और वहाँ से हमारे पास डेटा आ रहा है और वहाँ से हम चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं बच्चे की नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स. बाय टेकिंग द असेसमेंट टीचर्स ट्राई टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स पाथ टूवर्ड्स लर्निंग. यहाँ पर असेसमेंट के बाद टीचर्स क्या करते हैं, बच्चे का जो लर्निंग हो रही है, जिस रास्ते से जो भी उसकी जिस तरह से भी उसकी लर्निंग हो रही है उसको इम्प्रूव करना है, और वो इम्प्रूव तभी कर पाएंगे जब वो असेसमेंट कर पाएंगे और उन्हें पता चल पाएगा कि जो भी डेटा आ रहा है, स्कोर्स आ रहे हैं, रॉ स्कोर्स आ रहे हैं, परसेंटाइल्स आ रहे हैं, उससे वो असेस कर पाएंगे. Evaluation focuses on grades and might reflect classroom components other than course content and mastery level. तो evaluation कैसे डिफरेंट है असेसमेंट से. evaluation में क्या होता है, हम फोकस करते हैं ग्रेड्स पर, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट हो रहा है. टीचर्स जो हैं एक तरह का जजमेंट दे रहे हैं स्कोर्स को देखकर. जो भी असेसमेंट हुआ, टेस्ट के बाद जो भी स्कोर्स आए उसको देखकर बता रहे हैं कि बच्चा अभी इस लेवल पे है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे है, गुड, वेरी गुड. तो एक तरह का जजमेंट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ग्रेड्स पर फोकस करते हैं. और यहाँ पर क्लासरूम कंपोनेंट्स पर ज़्यादा फोकस भी किया जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो भी ग्रेड्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्लासरूम कंपोनेंट्स जो हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. सपोज़ वो बच्चा इंटेलेक्चुअल हो, इंटेलिजेंट हो, बट कभी कभी वो एक्सप्रेसिव नहीं होता है, तो वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है. तो ऐसे में क्या होता है, इवैल्यूएशन से पता चल रहा है कि उसके ग्रेड्स तो लो हैं बट एक्चुअली वो इंटेलिजेंट है. तो क्लासरूम में कैसा परफॉर्म कर रहा है ये हमें बताता है इवैल्यूएशन. और कोर्स कंटेंट और मास्टरी लेवल पर उतना नहीं ध्यान होता इवैल्यूएशन में. An evaluation can be used as a final review to gauge the quality of instruction. It's product oriented, it is judgmental. तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, जजमेंटल है, और एक तरह का फाइनल रिव्यू हमें मिल जाता है कि इंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी थी. तो ये डिफरेंस है असेसमेंट और इवैल्यूएशन में. इवैल्यूएशन में एक फ़ाइनल जजमेंट हमें मिल जाता है कि ये बच्चा इस ग्रेड में है, तो इसका ये ग्रेड आया है A, B या C, और इसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी है. बट असेसमेंट में हम बच्चे के जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं उससे हम पता कर रहे हैं कि बच्चों किस लेवल पे हैं अंडरस्टैंडिंग के, लर्निंग कैसी हो रही है और हमें इम्प्रूव कैसे करनी है. असेसमेंट जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, रेगुलरली होता रहता है, और इससे हम इम्प्रूव करते हैं लर्निंग क्वालिटी को,
इंडिविजुअलाइज्ड होता है, इंडिविजुअलाइज्ड मतलब हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। अनग्रेडेड होता है, ग्रेड्स नहीं देते हम, यहाँ पर फीडबैक हमें मिल जाता है। टीचर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए भी फीडबैक मिल जाता है। बच्चों को जहाँ भी उनके लैकिंग एरियाज़ हैं उनको वहाँ पर इम्प्रूव करना है, उनको भी पता चल जाता है, टीचर्स को भी पता चल जाता है कि टीचिंग मेथड्स उनके इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं तो उनको चेंज करना पड़ेगा। प्रोसेस ओरिएंटेड है क्योंकि प्रोसेस पे ध्यान दिया जा रहा है, प्रोडक्ट पे नहीं, जैसे कि इवैल्यूएशन में दिया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर फाइनल जजमेंट दिया जा रहा है, फाइनल रिव्यू दिया जा रहा है कि क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे बच्चों के तो पुअर है, और अगर अच्छा आ रहे हैं तो गुड क्वालिटी है। तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, बट असेसमेंट जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। यहाँ पर एवेल्यूएशन में शॉर्टफॉल्स हमें पता चलते हैं, एक तरह का क्लोजर हमें मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर फाइनल रिव्यू हम दे रहे हैं, लर्निंग लेवल को जज करते हैं, अप्लाइड अगेंस्ट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करते हैं, ग्रेडेड होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंसेस। अब जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्या हैं? दे रिक्वायर्स क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इसमें दोनों में चाहिए कि हमें क्या बच्चों का कौन सा बिहेवियरल पैटर्न हमें चेक करना है। मेजर्स को हम यूज़ करते हैं, जो भी डेटा हमारे पास आया, स्कोर्स आए हमारे पास, तो उसका यूज़ करके हम इवैल्यूएट भी करते हैं, असेस भी करते हैं। और दे आर एविडेंस ड्रिवन, एविडेंस पे बेस्ड होता है इवैल्यूएशन भी, असेसमेंट भी। एविडेंस मीन्स जो भी हमारे पास स्कोर्स आए वो एक तरह का एविडेंस है। लोगो ये आप देख सकते हैं, ये है लोगो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। The logo of CCE, an education system newly introduced by the Central Board of Secondary Education in India for students of 6 to 10 grades. अब ये किया क्यों जाता है, क्यों उसको बोला गया कि CCE ही कंपल्सरीली होना चाहिए? टू इवैल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट स्कूल। तो हमने देखा स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ कैसे इवैल्यूएट किए जाते हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में, जहाँ पर हमने कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब समझा था कि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है या नहीं, वो हम इस इवैल्यूएशन सिस्टम से हम बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इट हेल्प रिड्यूस द प्रेशर ऑन द चाइल्ड ड्यूरिंग or before examinations, as the students will have to sit for multiple tests throughout the year, of which no test of the syllabus covered will be repeated at the end of the year. तो जो पुराना एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, वहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे, यूनिट टेस्ट और क्लास टेस्ट ही रेगुलर नहीं होते थे। और CCE होने से ये फ़ायदा है कि बच्चे के ऊपर जो प्रेशर आता है, एकदम से जो सिलेबस का प्रेशर आता है, फाइनल एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस पढ़ना है, वो प्रेशर रिड्यूस कर दिया। और बच्चे जो हैं उनका जो एग्ज़ाम फियर है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि वो बहुत बार एग्ज़ाम देते रहते हैं, मल्टीपल टेस्ट देते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो इससे उनका एग्ज़ाम फियर भी कम हो जाता है। डिक्रीज द वर्कलोड ऑन द स्टूडेंट by means of continuous evaluation by taking number of small tests throughout the year in place of single test at the end of the academic program। तो ये इससे वर्कलोड भी कम हो गया, प्रेशर कम हो गया बच्चों पर, और वो बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से फ़ायदे हुए हमें। यहाँ पर मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। आई होप आपको कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।